नमस्कार दोस्तों, वीसीसी सागर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में, डेट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कब ये बना, क्या इसकी पावर है, क्या इसके फंक्शन है और करंट अफेयर बेस्ड पर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डब्ल्यूटीओ है क्या। तो ये इंश्योर करता है रूल्स बेस्ड ऑन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि ये जो इसके रूल्स होते हैं वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर होते हैं, ना कि बायलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर। तो बायलेटरल के ये कोई भी रूल्स नहीं बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर रूल्स बनाता है, जिसमें ट्रेडिंग इजीली हो सके कंट्री टू कंट्री। अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन की, तो डब्ल्यूटीओ से पहले भी एक बॉडी थी जो इस तरीके के फंक्शन करती थी, वो थी जीएटीटी, डेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये बनी थी ब्रिटेन वुड्स की मीटिंग में, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ डीमेरिट्स थे। जैसे कि कुछ डीमेरिट्स मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं था सर्विस की ट्रेडिंग में। हमें पता है कि अगर हम 1950 की बात करें तो उस टाइम पे ट्रेडिंग इन गुड्स तो बहुत नॉर्मल बात थी, लेकिन ट्रेडिंग इन सर्विस वहाँ पे इतनी आम बात नहीं थी। तो इस कारण वहाँ पे कोई भी रूल फॉर्म नहीं हुए थे ट्रेडिंग इन सर्विस के रिलेटेड। लेकिन अब आज हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सर्विस बहुत ज़्यादा मात्रा में कंट्री टू कंट्री ट्रांसफ़र होता है। तो उसके आधार पे यहाँ पे रूल्स होना चाहिए सर्विसेज में, जो कि जीएटीटी में नहीं थे। और दूसरा जो डीमेरिट, बड़ा डीमेरिट था, वो ये था कि यहाँ पे आईपीआर, डेट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कोई भी रूल्स यहाँ पे नहीं बनाए गए थे। तो आगे चल के हम अपने लेक्चर में जानेंगे कि आईपीआर है क्या और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसकी सारी लिमिटेशंस डिस्कस की गई थी यूरुग्वे राउंड में, जो चला था 1986 से 1994 के बीच। और इन राउंड्स में ये लिमिटेशंस डिस्कस की गई और फिर एक नई बॉडी बनाई गई, डेट इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये तीन भागों में डिवाइड है। जो सबसे पहला है जनरल काउंसिल ऑफ डब्ल्यूटीओ। जनरल काउंसिल ऑफ डब्ल्यूटीओ जो होता है वो डे टू डे वर्क देखता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वो है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या करता है, मीटिंग ऑफ ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर्स। तो इसमें मिनिस्टर्स जितने भी डब्ल्यूटीओ में मेंबर्स हैं, टोटल 164 मेंबर्स हैं। तो 164 कंट्रीज के मेंबर्स जो होते हैं, ट्रेड और कॉमर्स के मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो इस मीटिंग में आते हैं। और गाइस डब्ल्यूटीओ की जितनी भी लीगली बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं वो ये मीटिंग डिसाइड करती है। तो वो कौन डिसाइड करता है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड होते हैं जितने भी रूल्स वगैरह बनते हैं। तो ये हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। और जो इनकी वोटिंग राइट्स होते हैं तो वो होते हैं यहाँ पे वन कंट्री वन वोट। तो जैसे कि हमें पता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कोटा सिस्टम चलता है, ऐसा इधर पे कुछ भी नहीं है। इधर पे वन कंट्री वन वोट सिस्टम चलता है। 11 अभी तक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो चुकी है और 12th होनी है, जो 2020 में होनी है अफगानिस्तान में। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो इसका थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो ये काफी न्यूज में रहा है, डिटेलिंग में हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। कोई भी अगर जो रूल्स बनाए गए हैं डब्ल्यूटीओ की, अगर उसका कोई भी रूल लूप होल देखकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है तो वो सारी चीजें देखता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो वो कैसे जाते हैं डिस्प्यूट सेटल पैनल के पास। और अगर इधर पे ये उसको ठीक ना कर पाए तो फिर वो जाता है एपेलेट बॉडी पर, जहां पर मिनिमम 3 जजेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यूएस ने इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को ब्लॉक किया हुआ है। मतलब अभी करंटली एक ही जज डब्ल्यूटीओ में है, जिस कारण ये अभी काफी न्यूज में रहा है कि क्या डब्ल्यूटीओ अब एक वीक बॉडी हो गई है, क्या आज के टाइम पे उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है, जो हम आगे चल के डिटेलिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ की, तो सबसे पहला जो आता है वो है फ्री ट्रेड। इधर पे इनका कहना यह है कि ट्रेड विदाउट बैरियर्स, की अगर कोई कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं तो उनके बीच किसी भी प्रकार का बैरियर ना रहे। तो बैरियर यहाँ पे 2 टाइप्स के माने जाते हैं, एक नॉमी में डेट इज टैरिफ बैरियर एंड द अदर वन इज नॉन टैरिफ बैरियर। तो जनरली टैक्स जो होते हैं वो टैरिफ बैरियर में आते हैं और नॉन टैक्स वाली चीजें वो नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। तो ओवरऑल इनका कहना यह है कि किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए। जो दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूटीओ है वो है फेयर ट्रेड। इधर पे इनका कहना है रिमूवल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी ट्रेडिंग में अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें
तो पहला जो है वो है डंपिंग। यहाँ पे डंपिंग मतलब होता है एक्सपोर्ट सेलिंग देयर गुड्स एट लोअर प्राइस देन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो आप मान के चलिए जैसे कोई एक्सपोर्टर है तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे भी कम लागत में वो सामान दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसके पीछे जो इंटेंशन है वो है किसी के मार्केट को कैप्चर करना। तो ये यहाँ पे लीगल नहीं माना गया है, और इस तरीके की चीजों को ये लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा करते हैं। और दूसरा जो है वो है एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगर आप किसी को भी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे रहे हो तो ये यहाँ पे अनफेयर माना जाता है। जो थर्ड प्रिंसिपल है डब्ल्यूटीओ का वो कहता है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इनका कहना ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन। पहला जो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है वो है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन की एक डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन किया गया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन किसे कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब ये कहलाता है कि अगर आप एक कंट्री के लिए अपनी ड्यूटीज को कम करते हो, बैरियर्स को कम करते हो, तो वो आपको डब्ल्यूटीओ के बाकी सभी मेंबर्स के साथ करना होगा। आप किसी भी कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हमें पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बायलेटरल रिलेशन होता है। तो बायलेटरल रिलेशन में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डब्ल्यूटीओ कोई भी रूल्स नहीं बनाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ओवरऑल बात करते हैं मल्टीलेटरल इश्यूज में तो वहां पे मोस्ट फेवर्ड नेशन को फॉलो किया जाता है। और अभी ये न्यूज में भी रहा है कि अपन ने इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से हटा दिया है, तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट इधर पे मतलब ये होता है कि आप डोमेस्टिक गुड्स और इंपोर्ट गुड्स के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो ये कहलाता है नेशनल ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट्स के बारे में कि डब्ल्यूटीओ में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। तो हम सभी एग्रीमेंट पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो न्यूज में रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट रहे हैं तो हम उनके बारे में जरूर जानेंगे। तो एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में क्या क्या एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीमेंट्स हुए हैं तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इम्प्रूविंग मार्केट एसेस। अब इम्प्रूविंग मार्केट एसेस कैसे हो सकता है? लोअर टैरिफ करके। तो हर कंट्री को लोअर टैरिफ रखना होगा जिसमें एक मार्केट एसेस इंप्रूव हो पाए। और दूसरा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी। जो आप एक्सपोर्ट सब्सिडीज देते हो उनको आपको रिड्यूस करना होगा। अगर हम तीसरा एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो है रिड्यूसिंग डोमेस्टिक सब्सिडी। अब यहाँ पे डोमेस्टिक सब्सिडी अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक सब्सिडी थ्री टाइप्स की होती हैं। जो सबसे पहला है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आता है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। ऐसी सब्सिडीज जिनका ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं होता है। नो रिडक्शन नीडेड एंड नो अपर लिमिट सब्सिडी नीडेड। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की अपर लिमिट भी नहीं है सब्सिडी में, और किसी भी प्रकार का रिडक्शन भी नहीं करना होगा, क्योंकि ये नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं। जैसे हम बात करें सब्सिडी ऑन रिसर्च, तो आपको पता है रिसर्च का ट्रेड से कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो आप रिसर्च में कितना भी सब्सिडी किसी भी चीज को दे सकते हो। पीएम किसान जो योजना आई है वो भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ब्लू बॉक्स कंसिस्ट सब्सिडीज गिवन अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम्स। तो जहां पर एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, और उस लिमिट के आधार पर अगर कोई भी सब्सिडी दी जाती है तो उस सब्सिडी को हम बोलते हैं ब्लू बॉक्स। यहाँ पे भी रिडक्शन की कोई नीडेड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट रखी गई है जो कि है 8% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। अगर हम थर्ड एम्बर बॉक्स की बात करते हैं तो एम्बर बॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर पर। एम्बर बॉक्स डील करता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। तो ऐसी सब्सिडी जो ट्रेड पे डिपेंड करती हैं, जिनसे ट्रेड काफी इफेक्ट होता है, ऐसी सब्सिडीज को हम बोलते हैं एम्बर बॉक्स। तो अगर हम एम्बर बॉक्स के एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहला आता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो सब्सिडीज होती है वो भी एम्बर बॉक्स में आता है। और हम फर्टिलाइजर्स के लिए भी सब्सिडी देते हैं तो वो भी एम्बर बॉक्स में आता है। तो ये डायरेक्टली ट्रेड पर डिपेंड करता है, इसीलिए इधर पे डब्ल्यूटीओ ने रूल्स बनाए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि जो लिमिट है एम्बर बॉक्स सब्सिडी की वो 5% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज है और 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज है, कि इससे ज्यादा आप सब्सिडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो डब्ल्यूटीओ में एक पार्ट और है जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के साथ डील करता है। इधर पे इनका ये है कि हर कंट्रीज के साथ सिमिलर बिहेवियर तो नहीं है, थोड़ा स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे है जो कि है डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कि इन पर एकदम से बर्डन ना आ जाए रूल्स का, इनका मार्केट डिस्टर्ब ना हो, इनकी डोमेस्टिक मार्केट डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
इज द WTO बिकमिंग अ न्यू बैटल फ्रंट? तो एक करंट अफेयर पे अगर हम इसका ब्रॉड डिस्कशन करें तो एक सवाल यहाँ पे आता है कि क्या एक WTO बैटल ग्राउंड बन गया है? तो ये दो कारण पे हमको ये सवाल आता है। पहला जो है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज क्रिटिसाइज्ड WTO फॉर अलाउइंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना टू एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दैट अफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यूएस प्रेसिडेंट का कहना यहाँ पे ये है कि WTO इंडिया और चाइना को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में अलाउ करता है जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात जाती है। और दूसरा जो है, ट्रंप आर्ग्यूड दैट इंडिया एंड चाइना आर इन अनफेयरली बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर डेवलपिंग कंट्री स्टेटस अंडर द WTO। तो इनका कहना यह है कि इंडिया और चाइना को अब डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं आना चाहिए क्योंकि अब वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स जानने होंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस क्या होता है, किसे मिलता है, कौन देता है। द डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द WTO। तो स्टार्टिंग ही से WTO में डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस मेंशन है। और डेवलपिंग कंट्रीज इसीलिए रखा गया है जिसमें अगर हम सडनली कोई रूल्स बना देते हैं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका बहुत ज़्यादा इससे हार्म ना हो, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान ना हो। क्योंकि रूल्स आपको पता होता है टफ होता है, और अगर अचानक आ जाते हैं या बड़े रूल्स बन जाते हैं तो ये डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग ही से डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल प्रेफरेंशियल दिया गया है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, द डेवलपिंग country states allow a member of the WTO to seek temporary exception from the commitments under various multilateral trade agreement ratified by the organization। तो अगर किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस मिल जाता है तो यहाँ पे जितने भी वो रूल्स वगैरह बनते हैं उनको टेम्परेरी एक्सेप्शन भी मिल सकता है और टाइम पीरियड भी ज़्यादा मिल सकता है उनको फॉलो करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं एम्बर बॉक्स में कि अपना एग्रीकल्चर में एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 5% करना था, 5% ऑफ GDP करना था और 10% ऑफ GDP करना था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो इस तरीके का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड मिलता है वो मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस के कारण। तो एक मेन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हु क्लासिफाइड द डेवलपिंग इकोनॉमीज? कौन बताता है कि ये कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है और कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं? तो प्रीलिम्स में अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी, WTO डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस डिसाइड नहीं करता है। इंडिविजुअल कंट्रीज खुद ही यूनिलेटरली डिसाइड करती हैं कि वो डेवलपिंग इकोनॉमीज है या नहीं। तो अगर हम बात करें तो टोटल 164 मेंबर्स हैं WTO में, जिसमें 2/3 आर डेवलपिंग कंट्रीज। हाउ डू कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना बेनिफिट फ्रॉम द स्पेशल स्टेटस? तो अब हमें ये जानना होगा कि इंडिया और चाइना दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज का स्टेटस में आती हैं, तो किस तरीके से ये बेनिफिट ले रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया और चाइना बेनिफिट ले रही हैं इस डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस का। तो जैसे कि आपको पता है जो WTO का बेसिक फंक्शन है वो है ट्रेड को इजी करना, जिसमें ट्रेड इजीली फ्लो हो सके। तो अगर हम देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस के बेनिफिट, तो कुछ इस तरीके से इंडिया और चाइना बेनिफिट ले लेते हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी रूल्स बनता है ट्रेड से रिलेटेड, तो उसमें हम डिले कर सकते हैं। उसमें हमारे जो कमिटमेंट्स होते हैं उनका हमें टाइम पीरियड ज़्यादा मिल सकता है फॉलो करने का, कि आप ये चीज़ इतने सालों में कर सकते हो, इजीली आपको ये टाइम दिया जाता है। दूसरा, हम अपने इंटरनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए कुछ टैरिफ्स लगा सकते हैं, बैरियर्स लगा सकते हैं, जिसमें हमारा सडनली डोमेस्टिक मार्केट ना जाए हाथ से। तो हम कुछ टैरिफ्स एंड कोटास इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सब्सिडाइजेस एग्रीकल्चर हैविली इन द नेम ऑफ फूड सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स। तो जैसे कि हमने देखा है हमारी MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP योजना चलती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको हम किस बेस में यूज करते हैं। एक प्रकार से डोमेस्टिक मार्केट बचाते हैं, फार्मर्स को बचाते हैं, और साथ ही साथ हमारी फूड सिक्योरिटी भी स्ट्रांग होती जाती है क्योंकि वो फूड हम सारा डिपॉजिट करते जाते हैं। न्यू फ्रंट इन ट्रेड वॉर। तो अगर हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं, ये स्पेशली टॉपिक है चाइना और USA के बीच का। तो हम देखते हैं किस तरीके से ट्रेड वॉर USA और चाइना में हो रहा है। तो यहाँ पर US ने जो चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया है वो सबसे बड़ा है करेंसी मैनिपुलेटर। तो करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है ये हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो आप हमारी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इधर पे हम बात करते हैं एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की। तो आपको पता है कि जो जैसे रुपी और डॉलर मार्केट डिटरमाइन होता है
तो कब एप्रिशिएट होता है, कब डिप्रिशिएट होता है, ये मार्केट डिटरमाइन होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ सिंपल वे में अभी याद रखना होगा, अगर कोई भी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो वहां पे एक्सपोर्टर टफ हो जाता है और इंपोर्ट इजी हो जाता है। मतलब एक्सपोर्ट करना बहुत टफ हो जाता है और इंपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। और यदि आप किसी भी करेंसी को डिप्रिशिएट कर देते हैं तो वहां पे उस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इंपोर्ट टफ हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसा क्यों होता है, ये आप इकोनॉमिक्स की सीरीज में जान सकते हैं जो हमारे चैनल पे चलाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो यूएस का इल्जाम है चाइना के ऊपर कि ये करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं, करेंसी को सडनली ये जानबूझकर डिप्रिशिएट करते हैं ताकि इनका अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो ये इल्जाम लगाया यहाँ पर यूएस ने कि ये मार्केट डिटरमाइन नहीं है, ये सडनली करेंसी को डिप्रिशिएट करवा देते हैं। तो ये बड़ा इल्जाम यहाँ पर यूएस ने चाइना के ऊपर लगाया है और ये पहली बार नहीं है, कई बार लगा चुका है। तो इसके कारण चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ है, जो हर बार कभी चाइना अपने बैरियर्स बढ़ा देता है, कभी यूएस अपने बैरियर्स बढ़ा देता है। और दूसरा जो यूएस को प्रॉब्लम है वो है चाइना का डेवलपिंग कंट्री स्टेटस होना। वो ये कहता है कि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है और उसको किसी भी तरीके की इस तरीके की स्टेटस की जरूरत नहीं है। तो हमारे अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ की वो बॉडी, जैसे अपीलेट बॉडी में हमने डिस्कस किया था कि अभी तक सिर्फ एक ही जज है, बल्कि होने चाहिए 3 जज। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस यूएसए ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो एक वो इश्यू हो जाता है। दूसरा इश्यू हो जाता है डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस का, कि यूएसए का बोलना है कि इंडिया और चाइना डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, इससे उनकी इकोनॉमी को हार्म होता है। तो ये एक इश्यू हो गया। और हम बात करते हैं कई डिसएग्रीमेंट बिटवीन डब्ल्यूटीओ मेंबर्स ओवर द एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज के ऊपर भी इन पर इल्जाम लगाए गए हैं कि जो इंडिया का एमएसपी है वो भी ट्रेड को डिमेरिट देता है, वो भी ट्रेड को नेगेटिव बनाता है, वो भी एक्सपोर्ट सब्सिडी की तरह होता है। तो यहाँ पे ये इल्जाम लगाए गए हैं। ई कॉमर्स पर इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं। तो ये था हमारा डब्ल्यूटीओ के बारे में लेक्चर। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरीके के लेक्चर अगर आप और चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ये पीपीटी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।